नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। ये क्लास जो है दोस्तों अपनी राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है। काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अधिनियमों के बारे में। भारतीय संविधान के अधिनियम जो हैं हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था 1833 के अधिनियम। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं अधिनियम। अधिनियमों के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे। 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है दोस्तों? इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके प्रावधानों की बात करूं तो प्रावधान में मैंने आपको बताया था मुंबई व मद्रास के गवर्नर की विधायिका शक्ति समाप्त कर दी गई थी। ये पहला प्रावधान पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कंपनी के शासनकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये भी मैंने बताया था। ये भी हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो गवर्नर है उसको एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था। संक्षिप्त में अगर मैं आपको रिपीट करूं, कल की क्लास में जो अधिनियम पढ़े हैं, पहला अधिनियम कंपनी शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था बम्बई व मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को, विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बना दिया गया? संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़ा था। फिर मैंने चौथा जो प्रावधान आपको बताया था, गवर्नर को क्या करने का? एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था। विधि आयोग में कितने सदस्य होते थे? इस आयोग में 4 सदस्य होते थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मेकाले बने थे। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। भारत में प्रथम विधि आयोग कब गठित हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने पिछली जो क्लास है उसको संक्षिप्त में जो है बताया है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं उनको जाके देखें ताकि चीज़ें आपको बहुत बेहतर से समझ आ जाएं। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं कल का जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कल आपसे पूछा था, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना था आपको कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये क्वेश्चन पूछा था, अभी भी आपको मुझे बताना है। दूसरा पूछा था जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल द्वारा कौन सी एक भारतीय कुप्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? कौन सी एक भारतीय कुप्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था और कौन से एक्ट के माध्यम से? ये दोनों क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था और उस गवर्नर जनरल द्वारा कौन से एक्ट के माध्यम से कौन सी एक भारतीय कुप्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उससे आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ प्रावधान कौन कौन से हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले आपके देखते हैं क्या जवाब आते हैं, फिर उसके अनुसार आपको उत्तर भी मैं दे दूँगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको याद है तो हमने पिछले अधिनियम में 1813 के अधिनियम में मैंने आपके सामने एक चर्चा करी थी, डिस्कस मैंने आपके सामने करा था। मैंने आपको कहा था कि भाई अधिनियम और विनियम दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। अधिनियम और विनियम बताया था मैंने आपको। अधिनियम, विनियम, अधिनियम और विनियम। मैंने कहा था कि अगर मैं बात करूं, मैंने ये कहा था कि अगर मैं बात करूं 1833 के अधिनियम के बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों मैंने। पिछली जो क्लास हुई है हमारी जिसमें 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा है वहाँ मैंने आपको बताया था 1833 के जो 33 का जो चार्टर एक्ट बना उसके बाद जितने भी नियम आए उनको हमने क्या कहा? उनको हमने अधिनियम कहा। और मैंने ये भी कहा था कि 1833 से पहले, 1833 से पूर्व
जितने भी अधिनियम आए या जितने भी नियम आए उनको हमने क्या कहा, विनियम कहा। ये मैंने बता दिया था आपको, लेकिन मैंने ये भी कहा था आपको कि अधिनियम क्या होता है, विनियम क्या होता है, इसका डिस्कस हम कब करेंगे, जब मैं आपको 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बताऊंगा। अभी हम कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं, अभी हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अधिनियम क्या होता है, विनियम क्या होता है। और अधिनियम विनियम की अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने 1813 के चार्टर एक्ट में बताया कि अधिनियम और विनियम में कुछ अंतर होते हैं, तो कुछ लोगों का, कुछ विद्यार्थियों का ये भी प्रतिक्रिया देखने को मिला हमें, उन्होंने ये भी प्रतिक्रिया दी कि सर अधिनियम विनियम में तो आपने बता दिया, एक और भी शब्द होता है नियम, एक और भी शब्द है नियम। तो क्या अधिनियम, विनियम और नियम तीनों में अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल तीनों में अंतर है। बहुत अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ आपको अधिनियम, विनियम और नियम में क्या अंतर होता है। आज बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अधिनियम, विनियम और नियम में क्या अंतर होता है। क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, यदि आपसे कहीं विशेष रूप से पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कौन से जो एक्ट हैं, कौन से जो प्रावधान हैं, उनको आप अधिनियम कहोगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1833 के बाद बनाए गए जितने भी नियम हैं उनको आप क्या कहोगे, उनको आप अधिनियम कहोगे। और 1833 से पहले जितने भी नियम बनाए गए उनको क्या कहोगे, विनियम कहोगे। अधिनियम और विनियम समझना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ नियम भी आपको बता देता हूँ उदाहरण के माध्यम से कि नियम, अधिनियम और विनियम में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं अधिनियम की बात करूं, विनियम की बात करूं, नियम की बात करूं, एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि कल हमने इनको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर मैं बात करूं अधिनियम की, तो देखिए दोस्तों, अधिनियम को इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट। क्या कहा जाता है? एक्ट। क्लियर है? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है। थोड़ा सा एक बार मिटा के लिख देता हूं दोबारा से। अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। अधिनियम यानी मैं इंग्लिश में इसको कह सकता हूं एक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विनियम की, तो विनियम को मैं इंग्लिश में कह सकता हूं रेगुलेशन। क्या कह सकता हूं? रेगुलेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नियम की, तो ये तो आपको सभी को पता ही है, नियम को आप क्या कह सकते हो? रूल। क्या कह सकते हो? रूल। इन तीनों में अंतर क्या है समझिए। होता क्या है दोस्तों, जनरली अगर मैं बात करूं तो किसी भी देश में, यानी मैं भारत की बात करूं, मैं अगर भारत की बात करूं, पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा अधिनियम और विनियम में क्या अंतर है और नियम में क्या अंतर है। देखिए, अगर भारत की संसद, आपको पता है कि अगर भारत में वर्तमान में कोई कानून बनाना है, वर्तमान में कोई विधि बनानी है, तो उस विधि को बनाने का काम कौन करेगा? हमारी विधायिका। कौन करेगा? हमारी विधायिका विधि का निर्माण करेगी। विधायिका कहने का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हमारे संसद की। क्लियर है? अब संसद कैसे कानून निर्माण करेगी? इसके अलग अलग चरण होते हैं कानून निर्माण करने के। सबसे पहले क्या किया जाएगा, संसद के कुछ व्यक्ति, संसद के सदस्य हैं, सांसद जो हैं, एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को मैं हिंदी में कहूं तो क्या कह सकता हूं? मसौदा। क्या कह सकता हूं? मसौदा। सबसे पहले मसौदा बनाया जाएगा। क्लियर है? ड्राफ्ट बनने के बाद, ये पहली प्रक्रिया है, पहला स्टेप ये होता है किसी भी कानून को बनने का। क्या होगा? पहले ड्राफ्ट बनेगा यानी मसौदा बनेगा। ड्राफ्ट के बाद क्या बनेगा भाई? ड्राफ्ट के बाद जब उसको तैयार करके संसद में पेश कर दिया जाएगा, जब संसद में पेश किया जाएगा तो ड्राफ्ट नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। यानी इसे हम फिर क्या कहने लग जाएंगे? विधेयक कहने लग जाएंगे। क्लियर है? क्या कहने लग जाएंगे? विधेयक कहने लग जाएंगे। तीसरा जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है? यदि इस विधेयक को, यदि इस बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति का मतलब है कि ये बिल पहले कहाँ पारित होना चाहिए? दोनों जो सदन हैं हमारे संसद के, कौन से LS यानी लोकसभा और RS यानी राज्यसभा, इन दोनों से पारित होने के बाद यदि किसी बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो वो, अब ये बिल जो है ना, वो अब क्या नहीं रहा? अब बिल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? एक्ट। क्या बन गया? एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम। क्या बन गया?
अधिनियम। समझिएगा इस चीज़ को, यानी कहने का मतलब ये कौन से अधिनियम की बात कर रहा हूँ, इसी अधिनियम की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में जिस संस्था को विधि निर्माण करने का अधिकार होता है, उसके द्वारा यदि किसी विधि का निर्माण कर दिया जाता है, अपने पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अगर कोई विधि बन जाती है, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। दोस्तों क्लियर है, ये तो रही अधिनियम की बात। अधिनियम उन्हीं को कहेंगे जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाए, कानून बनाने वाली संस्था द्वारा किया जाए। अगर मैं बात करूं विनियम की, अगर मैं बात करूं विनियम की, तो इस बात को समझिएगा, विनियम और नियम दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब होता क्या है कि जो नियम है सामान्यतः, उदाहरण के तौर पे समझिए, अधिनियम आपको समझ आ गया होगा, विनियम और मैं नियम की बात कर रहा हूं। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, एक अपने भारत का एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अधिनियम की बात हुई है तो आपको पता किसने बनाया है, हमारी संसद ने। 1993 में हमारी संसद ने मानव अधिकारों के संबंध में एक अधिनियम बनाया, जिसे 1993 का मानव अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर है। अब हुआ क्या, ये जो अधिकार के संबंधित जो प्रावधान तैयार किया गया, संसद द्वारा बनाया गया, इसे हमने क्या कहा, अधिनियम कहा, क्योंकि किसने बनाया, संसद ने। अब क्या होगा कि इस नियम को लागू करना है, इस नियम को क्या करना है, लागू करना है। किसको लागू करना है, समझिए, इस अधिनियम को लागू करना पड़ेगा, पूरे भारत में लागू करना पड़ेगा। और भारत में आपको पता है कि भारत में सामान्यतः दो तरीके की सरकार काम करती है। एक तो कौन सी सरकार काम करती है, केंद्र सरकार कार्य करती है, और एक कौन सी सरकार कार्य करती है, राज्य सरकार कार्य करती है। समझ लीजिए कि संसद द्वारा ये कानून तो बना दिया गया, संसद द्वारा ये कानून तो बना दिया गया। जब इस कानून को लागू करने के लिए, यानी आगे क्रियान्वित करने के लिए, कैसे कार्य करेगा, कैसे इसको काम करवाना है, जब केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका, कुछ आप कह सकते हो, मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो कुछ इसके जो हैं वो नियम तय किए जाएंगे, कुछ रेगुलेशन तय किए जाएंगे। यानी इनको पालन करवाने के लिए जो चीज़ें लागू करी जाएंगी, जो बनाई जाएंगी, उन्हें आप क्या कहोगे, रेगुलेशन कहोगे। क्या कहोगे, रेगुलेशन कहोगे। रेगुलेशन का मतलब उन्हें आप क्या कहोगे, विनियम कहोगे। क्लियर है। यानी कहने का मतलब मेरे यहाँ दोबारा से इससे संबंधित दोबारा बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक्ट बना, और इस एक्ट को बनाया किसने, इस एक्ट को बनाया इसको विधायिका ने, संसद ने बनाया है ना। ये बिल कहाँ पेश हुआ था, संसद में, यानी संसद ने इसको बनाया। इसको बनाने के बाद इस एक्ट को कार्य कौन करवाएगा, इस एक्ट को लागू कौन करवाएगा, कैसे क्रियान्वित करना है, वो काम कौन करेगा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो हैं हमारे, वो करेंगे। अब कार्यपालिका जब इनको इस जो रूल बनाया गया है, इस रूल को आगे क्रियान्वित करने के लिए कुछ रूल बनाएगी, उसे आप क्या कहेंगे, विनियम कहेंगे। क्या कहेंगे, विनियम कहेंगे। समझ लीजिए, क्लियर है। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, अधिनियम, उस कानून को आगे क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जो कुछ नियम बनाए जाए उसे क्या कहेंगे, विनियम। और नियम की अगर बात करूं, तो नियम का कहने का मतलब ये है, आप नियम को यहाँ से समझ लीजिए, नियम को आप यहाँ से समझ लीजिए। अधिनियम बनाया गया संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में 1993 में। इसको लागू को आगे कार्य कौन करवाएगा, क्रियान्वित कौन करवाएगा, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्रियान्वित तो करवाएगी, लेकिन कार्यपालिका ने अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जनरली ये काम किसको सौंप दिया, हमारी भारत सरकार ने जनरली काम किसको सौंप दिया। भारत में 2 आयोग बने हुए हैं मानवाधिकार के संबंध में। क्या बना हुआ है, एक तो अगर केंद्र की बात करूं तो केंद्र का मानवाधिकार आयोग, केंद्र का मानवाधिकार आयोग, और अगर राज्य की बात करूं तो राज्य का मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा।
अगर नहीं पता तो बहुत अच्छे से हम इन संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जनरली कानून बनाएगी संसद, यानी अधिनियम बनाएगी संसद, उसको लागू करने के लिए कुछ रूल बनाएगी कौन? कार्यपालिका, और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए रूल्स को हम क्या कहेंगे? विनियम कहेंगे। अब ये काम किसको सौंप दिया गया? अब काम सौंप दिया गया भाई राज्य मानवाधिकार आयोग को और केंद्र मानवाधिकार आयोग को। अब केंद्र और राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है वो अपने सत्र पे यानी अपने लेवल पे इन चीज़ों को, इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ रूल जो बनाएगा उन्हें सामान्यतः हम क्या कहेंगे? नियम कहेंगे। क्लियर है? यानी अधिनियम, विनियम और नियम में फर्क क्या है? अधिनियम तो कैसे बनता है? अधिनियम का एक पूरा क्या होता है? इनका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर कैसे? सबसे पहले ड्राफ्ट बनेगा, यानी मसौदा बनेगा, उसका प्रारूप बनेगा। वो ड्राफ्ट बन के कहाँ आएगा? संसद में जब आएगा तो उसे बिल कहेंगे। ये बिल जब पास होके राष्ट्रपति द्वारा अनुमति जब दे दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। इस एक्ट को, इस अधिनियम को जब कार्यपालिका द्वारा लागू करने के लिए कुछ रूल बनाए जाए उसे क्या कहेंगे? विनियम कहेंगे। और विनियम बनने के बाद इस कार्य को जिस संस्था द्वारा लागू किया जाना है उस संस्था को सौंप दिया जाए और उस संस्था खुद उसको लागू करवाने के लिए आगे कोई कार्य, आगे कुछ नियम बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भाषा में नियम ही समझ सकते हैं। उसे हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? नियम ही कह सकते हैं। मुख्यतः हमें नियम के बारे में या नहीं समझना था, मैंने फिर भी आपको बताया। मुख्यतः हमें क्या समझना था? अधिनियम और विनियम समझना था। अधिनियम का मतलब विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और विनियम का मतलब विधायिका द्वारा बनाया गया कानून नहीं होता। विनियम का मतलब होता है जो बॉडी, जो संस्था कानूनों का पालन करवाने का काम कर रही है, बनाए गए कानून को पालन करवाने के लिए कोई अगर रूल बनाए जाते हैं उसे आप क्या कहोगे? विनियम कहोगे। क्लियर है? अब बात महत्वपूर्ण ये आती है कि सर हमने 1833 में ही अधिनियमों को अधिनियम क्यों कहा, पहले विनियम क्यों कहा जाता था? तो पहले विनियम इसलिए कहा जाता था, दोस्तों समझिएगा इस बात को। पहले क्या हुआ करता था कि विधि बनाने का अधिकार तीनों लोगों के पास होता था। कौन कौन से तीनों लोगों के पास होता था भाई? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कौन कौन से तीनों लोगों के पास। अगर मैं बात करूं नियम बनाने का, बम्बई के पास भी होता था, बम्बई के गवर्नर के पास भी होता था नियम बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार। मैंने कहा था मद्रास के गवर्नर के पास भी विधि बनाने का अधिकार होता था और बंगाल के गवर्नर के पास भी विधि बनाने का अधिकार होता था। लेकिन मैंने कहा था इस विधि के लिए जिम्मेदार कौन होता था? BOD। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कहीं ना कहीं इस विधि को बनाने का काम तो कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई गई विधि को लागू कौन करवाता था? बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर। यानी कहने का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं किसके अधीन काम करती थी? संसद के, ब्रिटेन की संसद के। यानी विधि तो कहां से बन के आती थी? विधि तो ब्रिटेन से बन के आती थी। विधायिका तो कौन थी? ब्रिटेन की संसद। लेकिन इसको लागू करवाने का काम कौन करता था? बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर। इसीलिए इसे क्या कहा गया? विनियम कहा गया, क्योंकि ये रूल किसके द्वारा नहीं बनाए जाते थे? यहाँ भारत के जो गवर्नर थे उनके द्वारा नहीं बनाए जाते थे। लेकिन 1833 के माध्यम से हमने पढ़ा कि अब यहाँ पे इन दोनों गवर्नरों की शक्तियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप विधि का निर्माण कर सकते हैं। और इसका एक आयोग भी बना दिया गया जिसका नाम था विधि आयोग। यानी कहने का मतलब ये विधि आयोग है वर्तमान में किसका काम करेगा? कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का काम करेगा, कहीं ना कहीं किसका काम करेगा? विधायिका का काम करेगा। और जब गवर्नर की ही संस्था एक विधायिका का काम कर रही है, यानी गवर्नर के द्वारा ही रूल बनाए जा रहे हैं, तो अगर इसी संस्था द्वारा रूल बनाए जा रहे हैं तो कहने का मतलब गवर्नर द्वारा बनाए गए रूल क्या कहलाएंगे? अधिनियम कहलाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी गवर्नर की संस्था किसका काम कर रही है? विधायिका का काम कर रही है। पहले गवर्नर की संसद विधायिका का काम नहीं करती थी, विधायिका का काम कौन करती थी? ब्रिटेन की संसद करती थी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करूं चौथे प्रावधान की, इस अधिनियम का चौथा नहीं 5वां प्रावधान, 4 प्रावधान हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर समझ नहीं आए, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अधिनियम, विनियम और नियम के बारे में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर तुरंत जवाब नहीं दिया जाता तो अगली क्लास में दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इतना ही याद रखना है आपको, अधिनियम का मतलब विधायिका यानी विधि बनाने वाली संस्था जो है उसके द्वारा बनाए गए नियम, और विनियम का मतलब जब कार्यपालिका द्वारा
कार्यपालिका यानी जिसके द्वारा कानून नहीं बनाया गया हो, कार्यपालिका द्वारा बनाए रूलों को क्रियान्वित करने की क्रिया के संबंध में कुछ रूल बनाए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, विनियम कहा जाएगा। क्लियर है। और विनियम अधिनियम में परिवर्तन क्या हुआ, क्यों हुआ 1833 में, ये मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्योंकि पहले बंगाल का गवर्नर जो होता था इसके पास विधिक अधिकार नहीं होते थे। विधिक अधिकार किसके पास होते थे, संसद के पास होते थे। यानी नियम कौन बनाता था, ब्रिटेन की संसद बनाती थी। 1833 के माध्यम से क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया रूल बनाने का। तो यहाँ कहने का मतलब अब ये एक्ट जो है वो कहाँ से बनने लगे, अधिनियम कहाँ से बनने लगे दोस्तों, बंगाल से ही बनने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा ही बनाए जाने लगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं जो मैंने आपसे पूछा था। सबसे पहले मैंने पूछा था बंगाल का जो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो उसका जो जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। बंगाल के यानी ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत के या दूसरे शब्दों में कहूँ संपूर्ण ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा बने थे लॉर्ड विलियम बेटिक। याद रख लीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिक आपको याद रखना है, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक, इसको याद रखिएगा। क्लियर है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा कौन सी भारतीय कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने एक कुप्रथा पूछा था आपसे, एक ही जवाब देना था आपको, लेकिन यहाँ दो प्रथाओं के बारे में हमें बात करनी है। लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा, या मैं कह दूं बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल द्वारा दो प्रथाओं को समाप्त करा गया था। पहली जो कुप्रथा थी वो थी सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। सती प्रथा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ सती प्रथा का क्या कर दिया गया था, उन्मूलन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, उन्मूलन कर दिया गया था, यानी सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा जो है दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा का भी उन्मूलन इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि दास प्रथा का उन्मूलन करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन करने का, क्या करने का, दास प्रथा का उन्मूलन करने का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन यहाँ नहीं हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो कहीं ना कहीं 10 साल बाद 1843 में हुआ है। उन्मूलन कब हुआ है, 1843 में। 1843 में दास प्रथा भारत में क्या कर दी गई थी, निषेध कर दी गई थी। लेकिन इसका श्रेय कौन से अधिनियम को जाता है, 1833 के चार्टर अधिनियम को ही जाता है। किसको जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिक को ही जाता है। सती प्रथा से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा करवाया गया, कौन से गवर्नर जनरल द्वारा करवाया गया। तो याद रखिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा करवाया गया, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के संबंध में एक एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। कौन सा, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के माध्यम से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का उन्मूलन करने के पीछे पूरा श्रेय कौन से गवर्नर जनरल को जाता है, तो आपको जवाब देना है लॉर्ड विलियम बेटिक को सती प्रथा व दास प्रथा का उन्मूलन करने का पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि इन्हीं के जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को जब बनाया गया, तो इन्हीं के कार्यकाल में इन दोनों प्रथाओं का क्या किया गया था, अंत किया गया था दोस्तों। अगला अगर प्रावधान हम पढ़ें, नेक्स्ट जो प्रावधान था इस अधिनियम का, ये कौन सा प्रावधान पढ़ा हमने, ये 5वां प्रावधान हमने पढ़ा था। जनरली ये भी एक प्रावधान ही है, 4 प्रावधान पहले पढ़ चुके हैं। 5वां प्रावधान आप ये समझ सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा व दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया निषेध करने का, लेकिन निषेध 10 साल बाद किया गया 1843 में। और कहीं ना कहीं सती प्रथा का उन्मूलन यहीं हो गया था। कौन से एक्ट के माध्यम से, शारदा एक्ट के माध्यम से। फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट स्नैपशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो।
चलिए छठे प्रावधान की हम बात करें तो दोस्तों छठे प्रावधान की मैं बात करूं तो हमने एक एक्ट पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा था दोस्तों कि गवर्नर जनरल की, देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था हमने, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा कि ये सदस्य जो हैं 4 से घटाकर कितने कर दिए गए थे, 3 कर दिए गए थे। हमने ये पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं आप। लेकिन इस अधिनियम द्वारा तय किया गया कि अब गवर्नर जनरल जो होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 नहीं होगी। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कितनी कर दी गई थी, 1 घटाकर 4 से 1 घटाकर 3 कर दी गई थी। यहाँ पुनः 3 से बढ़ाकर पुनः 3 सदस्यों से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 4 सदस्य कर दी गई। यानी गवर्नर की परिषद की सदस्य संख्या पुनः कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। लेकिन याद रखिएगा जो चौथा सदस्य शामिल किया गया, जो 4th मेंबर शामिल किया गया, जो चौथा सदस्य शामिल किया गया, उसको मत देने का अधिकार नहीं था, उसको कहा गया कि आपको मत नहीं देना, केवल आप क्या कर सकते हैं, सलाह सुझाव या परामर्श कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान ये भी है कि जिस गवर्नर जनरल की परिषद का गठन 1773 में हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गठन हुआ था 4 सदस्यों का, उसको पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कितना कर दिया गया था, 3 सदस्य कर दिया गया था। इस 1833 के अधिनियम के माध्यम से पुनः उस सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। लेकिन रूल ये बनाया गया कि चौथा सदस्य होगा उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी जब कोई विधि निर्माण करी जाएगी तो वो अपना मत वहाँ वोट नहीं दे सकता। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके जो प्रश्न है उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चीज़ें जो भी हमने समझी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बेहतर से समझ आ गई होंगी। ये अधिनियम अभी कुछ प्रावधान इसके बाकी हैं जो कल हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, आगे भी सर की क्लास रहेगी। पिछले वीडियो में जो आपका स्नेह मिला, आपका जो सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, उसके लिए आपका एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।